लगी थी। अब ये संविधान बचाने वाले कहाँ हैं? इतना बड़ा एक आदमी इतनी इंपॉर्टेंट जगह बैठ के इलेक्शन से पहले इस तरह की गैर संवैधानिक बात कर रहा है, संविधान पे कीचड़ उछाल रहा है, संविधान की मर्यादा पे हनन करना है। समझ लीजिए कि हमारे राष्ट्र के ऊपर सवाल उठाना है, हमारे राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर है संविधान पे, और ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं आपका पुनः आभार करूंगा कि आपने इस बात को उठाया और उसको किया। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। संजय जी, आप बोले। आप बिल्कुल बात सही कही, और विशेष तौर से मुझे तो कहेगा कि ये एक तरह का एक ओपन चैलेंज है योगी जी को, क्योंकि आपने बताया कि अयूब ने जब बात करी थी आपके डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के, अच्छा वो भी पीस पार्टी पसमानदा वाले बैकग्राउंड थे। से आते हैं, लेकिन वो मुस्लिम विमर्श की ही बात करते हैं, इसीलिए हम लोगों की आंदोलन की उनसे जो है वैचारिक मतभेद है। तो वो तुरंत अरेस्ट हो गए थे, लेकिन चूंकि ये सैयद साहब हैं, इनको आग जला नहीं सकती है, तो कैद खाना नहीं कैद नहीं, ये कैसे कर बात सकता है? बात भी तो बहुत चाशनी में लपेट के करते हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल। आपने अयूब साहब ने तो सीधे सीधे उन्होंने मांग लिया कि निज़ाम मुस्तफ़ा। जी जी वो जी निज़ाम जी मुस्तफ़ा कहती तो उनकी सीधी बात आ गई। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा निज़ाम मुस्तफ़ा, जी लेकिन जी जी लपेट लपेट के ऐसी बातें कहीं जो जी। आम हिंदू के समझ में तो आ नहीं सकती। माफ़ कीजिए, बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि हाँ 80% मुसलमानों के भी समझ में नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने हिफ्जुल फुजूल और जो अरबी से भरमार उर्दू उन्होंने बोला है, वो आम उर्दू भी में भी उन्होंने बात नहीं किया है, तो इसलिए तो पकड़ना जरा मुश्किल है, होशियार लोग हैं। जी जी हाँ, तो मुझको बताया गया था कि क्या है कि दो तरीक़े हैं, एक है तरहीब और दूसरा है तरगीब। तो आप हम लोग इसको भोजपुरी में कहते हैं घुड़नस पकड़ लेना, आप घुड़नस पकड़ लेते हैं। तो हमारे जो भाई साहब थे सलमान जी, तो ये मुझे लगता है कि दोनों का अच्छा मिक्सचर बना के इन्होंने पेश किया, तरहीब और तरगीब का। जी, बगदादी को इन्होंने तो लेटर लिख दिया था कि अमीरुल मोमिनीन फलाने। देखिए कितनी खराब बात, उस पर भी कोई धर पकड़ नहीं होती। ये जो चाहे, वो कहते हैं ना कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, खिर्द का नाम जुनू और जुनू का नाम खिर्द रखा, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। वो वाली बात है। खूबसूरत होते भी हैं ये लोग, आग भी नहीं जला पाते इनको, तो कैद खाना कैसे कैद कर सकता है इन्हें? बिल्कुल जी बिल्कुल साहब, ये तो बिल्कुल सीधी बात। 35वीं 36वीं पुश्त हैं साहब, हजरत अली की, इनको कोई क्या करेगा। एक एक चीज़ और बार बार देखने में आती है, इससे पहले कि हम सवालों पर चलें, जी और जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कृपया लाइक तो तुरंत दबा दें, और साथ में आपके सवाल जो हैं वो भी अब आप पूछना आरंभ कर दें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी दर्शकों के प्रश्नों पर आने वाला हूँ। और जो एक बहुत ही एक चिंतनीय विषय है वो हमारी देश की जो लिबरल जमात है, क्योंकि एक तरह से लिबरल जो हैं वे मुसलमानों से उनका जो प्रेम है वो कंडीशनल है। कोई भी ऐसा मुसलमान जो आलिम उलमा ना हो देश के, जो लिबरल हो, यानी अगर यदि कोई मुस्लिम जो है वो लिबरल हो, तो ये जो लिबरल्स हैं वो उसके साथ में बिल्कुल बैठना, उससे बातचीत करना, उससे संवाद करना पसंद नहीं करते। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो कोई लिबरल पब्लिकेशन हो, चाहे कोई वो लिबरल चैनल हो, वहाँ पर मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए यदि किसी को बुलाया जाएगा तो उसकी दाढ़ी टोपी होना और मूंछ सफाचट होना आवश्यक है। और यदि मूंछ सफाचट नहीं हो तो फिर वो जो है वो अहले हदीस वाला होना उसका आवश्यक है, कुछ तो होना आवश्यक है। नहीं तो आप ये देखिए कि ये अहले हदीस वालों को बुला के वहाँ पर बैठालते हैं। लोग यहाँ समझते नहीं, मैं इनको लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अहले हदीस वाले आपके, वो है ना, क्या नाम है उसका, जी नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, एक तो आपके वो तस्लीम अहमद आते हैं, वो पूरे अहले हदीस वाले। अच्छा। जी जी जी। पीएफआई वाले तो ज़्यादा उसमें बहुत, ज़्यादा। इसमें संजय जी मैं थोड़ा सा एक करेक्शन भी करना चाहूंगा इसमें। हाँ जो है इसमें जो ये जो अशराफ की इस्तिलाह है दहरिया जिसको कहते हैं, कम्युनिस्ट, वो लोग भी आते हैं भारतीय मुसलमानों का पक्ष रखने।
और एक बात मुझे और याद आ गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें 150 से 200 मेंबर हैं, और जो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाता है, मीडिया भी मानती है, सरकारें भी मानती है, भारतीय जनमानस भी मानती है, उसमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं है। सब उसे एक सैयद अरबी और ईरानी नस्ल वाले भरे पड़े, उसमें भारतीय मुसलमान है नहीं, और भारतीय मुसलमानों की वो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और खूब आराम से इंडिया में चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जी, एक वो तो मौलवी मैं वो आता कह क्या रहा नाम था उसका, कि इशराफुद्दीन। अच्छा अच्छा, वो नहीं, मैं थोड़ा सा। और ये देखिए, इशराफुद्दीन करके वो। उन कम्युनिस्टों को भी ये बुला के बैठा लेते हैं। आप प्रमुख नाम लेना मैं पसंद नहीं करता उसमें, जो आप एक शाह साहब है फिल्म इंडस्ट्री में, एक अरे हमारे वो जावेद चीचा को तो भूल गए आप। जावेद जी चीचा जी तो जी, नहीं वो हमारे मैं नाम खास, नहीं लेना चाह रहा था। ये अल्लाह हमारे का दिल के इनकार कर बहुत दिए। करीब हैं जावेद जी चीचा। जी, अब देखिए इनका, देखिए ये इस्लाम को नहीं मानते हैं, दावा यही है कि हम कम्युनिस्ट हैं साहब, हम एथिस्ट हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं लेकिन अब मानते। अब मैंने ठीक मैं है, लेकिन अली इनके अली को इनके बारे में मैंने मानेंगे। पीएचडी कर रखी है। मैं आपको जी बता जी देता जी हूँ, जी ये जी। दिन में जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं होती है ना, तो चंद्रमा घटता हम्म बढ़ता है, तो हम्म। कभी जो है वो पूर्णमासी हो जाता है, कभी अमावस्या बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये कभी जो है ये इसी कला से चलते हैं, किसी दिन ये पूरे इस्लामी होते हैं, किसी दिन ये पूरे एथीस्ट होते हैं, इसके बीच हाँ में हाँ, चलते रहते हैं। हमारे चीचा जी जो जी, जावेद अख्तर इच्छाधारी है साहब है, ये। हमारे जी जी चीचा जावेद अख्तर साहब हैं, इन्होंने एक पारसी से शादी की, हनी ईरानी। जी जी। और हनी ईरानी से इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से वो फरहान वो, अख्तर है, वो पागल। हाँ फरहान, हाँ जी, हाँ, एक बेटी हाँ, भी तो है वो शायद। एक बेटी है और फरहान जी अख्तर जी पागल उसको कह सकते हैं हम। तो जी वो हनी ईरानी से ही है। तो अब हनी ईरानी को, इनको शबाना आज़मी पे दिल आ गया। कैफी आज़मी भी एथीस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। जब दारू पीनी होती तो एथीस्ट हो जाते तुरंत, सारे के सारे। और जी जी जी। फिर जब शादी करनी थी शबाना आज़मी से, तो इन्होंने हनी ईरानी के रहते रहते उनसे शादी टूटी नहीं थी, क्योंकि इनकी उनकी शादी जो थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, तो तलाक तलाक हम्म, तलाक कर नहीं सकते थे, तो उसमें वक्त लग रहा था। तो तुरंत मुसलमान बन गए और दूसरी शादी कर ली शबाना आज़मी वाह से। भाई वाह। जी जी जी। और जो उनका डिवोर्स है वो उसके 1 डेढ़ साल बाद हुआ। तो इसलिए हमारे चीचा जी तो क्या फ्लेक्सिबल आदमी हैं। वो दारू हाँ, पीनी होती है तो एथेइस्ट बन जाते हैं। अब कुछ मीडिया भी बड़ा और सम्मान करता है मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए, इन्हीं को बुलाता है, क्योंकि मुस्लिम मामलों में यही सबसे ज्यादा समझदार हैं। तो जो है, तो वैसे ये इनके भी ऊपर चलता है। इस देखिए वक्त तो इनके। संजय जी, एक बहुत सीरियस बात है, जब आप इस तरह के लोगों को आगे ले आते हो ना, तो जो देशज पसमानदा है वो भी रेडिकलाइज होता है, और इनके हाथ में, अब उनको लगता है कि जो शेरवानी पहने हुआ साहब उन्हीं को इज्जत मिल रही है, आयन गैन शीन बोलने वाले को इज्जत मिल रही है, और सांप्रदायिक बात करने वाले को इज्जत मिल रही है, मीडिया भी उन्हीं को दूल्हा बना, तो वो भी सांप्रदायिक बात करने लगता है, वो भी वैसे ही अरबी ईरानी मुसलमान बनने की कोशिश करता है। मैं तो समाज को भी जिम्मेदार मानता है, ये हमारी भी गलती है कि कोई हमें बहका रहा है तो हम क्यों बहक रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर जो इस तरह के माहौल बनते हैं वो भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, कि 90% मुसलमान भी रेडिकलाइज हो रहा है, तबलीग जमात में ले जाके, जमात इस्लामी के जलसे जुलूस में ले जाके, और इस पे हमें काम करना पड़ेगा, और ये हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सिर्फ पसमानदा की जिम्मेदारी, पूरे भारतीय जनमानस की, जैसे देश की। और देखिए थोड़ी सी मैं भाजपा की तारीफ भी कर दूं, उसकी थोड़ी सी बुराई भी कर दूं। देखिए भाजपा से हमें थोड़ी सी उम्मीद इसलिए है कि भाजपा ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन किया, बिना मांगे समाज से बिना आवाज गए 3 तलाक को खत्म किया। 370 धारा, आज ही मैंने जावेद राय साहब जो वहाँ के पसमानदा आदिवासी समाज के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कि वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आरक्षण वाली प्रणाली को लागू कर दिया है, और वहाँ के जो जितने भी मुस्लिम ट्राइब है सब एसटी में आते हैं, और आप जानते हैं कि ओबीसी और एसटी में सारे पसमानदा मुसलमान आते हैं। तो वो, तो मैंने तुरंत ट्वीट किया कि इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 370 का हटना हमारे देशज पसमानदा मुसलमान उनके हक में था, और आप ऐसे अगर मुस्लिम पे कहेंगे तो 90% मुसलमानों के फेवर में 311 का एबोलिशन। तो ये बिना मांगे सरकार ने किया, इसीलिए हमें सरकार से, जब आप हमारे लिए काम करते हो ना तो हमारी और उम्मीदें बढ़ जाती। लेकिन फिर उधर से मुस्लिम तुष्टिकरण, एक सैयद साहब बैठे हुए हैं, सारा जो है वही देखते हैं मुसलमानों के मामला, तो ये अच्छी बात नहीं। और मुस्लिम तुष्टिकरण आपने देखा कांग्रेस ने अंधाधुन। और एक बात मैं और कह दूं कि ये अशराफ जो है, ये नेहरू को घेरता है। आप थोड़ा सा समझिएगा संजय जी, मैं बात कहता हूँ, लेकिन मौलाना आजाद कोई बुराई नहीं करेगा, ये वाजपेयी जी को घेरेगा, मुख्तार अब्बास नकवी को क्लीन चिट दे देगा।
मोदी जी को घेरता है और जो है सैयद साहब को क्लीन चिट देता है। ये अपने लोगों को हमेशा बचाता है और दूसरे को वो करेगा वो। और इसी तरह से आप पूरा एक सीरीज बनी हुई है, आप समझ लीजिए। फिर सिकंदर बख्त साहब क्लीन चिट पा जाएंगे, वाजपेयी साहब को ये लोग घेर लेंगे कि नहीं जुल्म हो रहा है, नेहरू ने बड़ा जुल्म किया। मौलाना आजाद मंत्रालय में बैठ के क्या कर रहे थे, नकवी साहब मंत्रालय में बैठ के क्या कर रहे हैं। मोदी अगर कुछ कर रहे हैं तो नकवी जी मुसलमानों का प्रतिनिधि बन के वहां क्या कर रहे हैं। तो ये अपने लोगों को अपने सैयद से कोई बहुत क्लियरली बचा ले जाते हैं और पसमानदा को भी समझा रहता है कि तुम्हारा दुश्मन हिंदू है, देखो उसने ये कर दिया वो कर दिया, और जुल्म ज्यादती ये करते हैं। जी संजय जी, आज थोड़ी देखिए सी हाँ, चर्चा तो लंबी इस हो जैसे गई। करते हैं ना, जैसे आपके जैसे तबलीग की बात करते हैं कि आपके एक अभी किताब लिखी विक्रम संपत जी ने, मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था और उसको मैंने अपने ट्वीट पे भी हाईलाइट किया है। तो हाँ, सावरकर जी पे जो पुस्तक लिखी उन्होंने, तो उनका हाँ, मैंने भी उनकी वार्ता सुनी थी मैं। हाँ, वो संवाद होता है शौकत अली से, और शौकत अली उनसे कहते हैं जाके कि साहब की ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए आवश्यक है कि आप जो ये अपना आपका जो शुद्धि का कार्यक्रम है वो बंद कर दें। तो सावरकर जी कहते हैं ना बिल्कुल कर देंगे, ऐसे तो आपकी आपने हमें अप्रोच किया, बहुत अच्छी बात है। अब आप ऐसा करें कि आप तुरंत अपना खिलाफत आंदोलन और जो उलामा मूवमेंट है उसको बंद कर दीजिए, मैं शुद्धि बंद कर देता हूँ तुरंत। तो वो शौकत अली जी चिढ़ गए कि साहब के शेरवानी से लपेट के भाग गए होंगे वो। तो कि साहब के आप जो है आप ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हम साहब खिलाफत आंदोलन और उलामा आंदोलन कैसे बंद कर दें। तो मैं कहा, क्यों भाई, आप तो तबलीग करते रहो और हम जो है वो हम शुद्धि ना करें, तो ये तो कैसे होगा। जो है कि अब आपके यहाँ शुद्धि की कोई परंपरा नहीं है, तबलीग हमारे मज़हब का पूरा हिस्सा है और हमारा ये अधिकार है तबलीग करना। जो लोग सुन रहे हैं सुन ले भाई, तबलीग का मतलब होता है कन्वर्शन, सीधे साधे शब्दों में, घुमा फिरा के कुछ भी कह लो। तो आप तो तबलीगी जमात से भी संबद्ध रहे, तो आपने देखा ही होगा हाँ कि हाँ, क्या मतलब। मैं हालांकि बिल्कुल सब ओपनली नहीं देखा है। करते, अभी तो बचाते हैं उसको, क्या बोलते क्या, मुसलमानों मुसलमान बनो, जी वो जी। यही है नहीं ना देखिए, उनका वो नारा। वो तबलीगी जमात का एक स्टेटमेंट है कि हम नॉन पॉलिटिकल है। ये जो कहता हाँ है ना कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल है। ये 20-20 लाख का भीड़ इकट्ठा करके गवर्नमेंट पे दबाव डलवा के ये सारा काम करा लेना, और कहते हैं कि हम आसमान के ऊपर जमीन के नीचे की बात करते हैं। ये सब धोखे की बात है। ये सारा एजेंडा वही है, ये सब कुछ अशराफवाद फैलाना है। और इस तरह की बात करके ना ये अपने सत्ता वर्चस्व को किसी तरह से मेंटेन रखते हैं। और ये हमेशा एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं और एक विक्टिम का कार्ड खेलते रहते हैं। ये सब चल रहा है इनका, और खूब बढ़िया से चल रहा है। मुगलों के डाउनफॉल, जब भी इनके शासन प्रशासन का डाउनफॉल हुआ, ब्रिटिशर्स से लेके, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है मुस्लिम तुष्टिकरण का सच, और आज तक खूब बढ़िया चल रहा है। भाजपा राज में भी इनका बहुत कुछ अहित नहीं है, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी, इसीलिए उसको ये हमेशा पकड़े रहते हैं। तो आपने जो है पोल खोली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, उसके बाद से तो जी, वो जयपुर डायलॉग से भी नाराज हैं, आपसे भी नाराज हैं, हमसे भी नाराज इसका मतलब वो सच से नाराज हैं। वो आपसे हमसे नाराज नहीं है, वो सच से नाराज है। और सच से जो नाराज होगा वो अपना खुद नुकसान करेगा। हैं। अब भाई हमने तो नहीं कहा, वो तो शाहिद अख्तर साहब जो आए थे उसके नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने स्वयं कहा था बताइए। कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज ऑफ द मुस्लिम, बाय द और द मुस्लिम्स और मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम्स। बताइए, वो हमारे आपके सामने ही उड़ा रहे हैं। अरे मुस्लिम है तो ये मुस्लिम लीग में आ, यही मौलाना भी कह रहे हैं। मुस्लिम लीग का एक नारा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। इस सैयद सलमान हुसैनी हसनी नदवी साहब भी यही कह रहे हैं कि मुस्लिम है तो मुसलमान को चुनो, मुसलमान को वोट दो, मुसलमान नेता बना। वही बात हो गई ना, मुस्लिम है तो मुस्लिम। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक बढ़िया देश बना लिया अफगानिस्तान पाकिस्तान, वहां जरा नजारा घूम आइए एक आध हफ्ते, जरा वहां की भी हवा खाइए। अरे साहब, हम मौलाना आज़ाद कह गए हैं पहले से कि साहब की ये दारुल हर्ब है, उनको हिजरत करनी चाहिए, हिजरत करके जाना चाहिए अफगानिस्तान। उस वक्त ही वो जी अफगानिस्तान जा रहे थे। तो ये अभी जी बाकी लोग हैं, हमारी सवा नकवी क्यों नहीं जा रही अफगानिस्तान, बगैर मतलब यहाँ जी। लेक्चर देती रहती हैं। अच्छा, वो सेक्युलर क्यों है, वो सेक्युलर होने का कारण है उनको शौक है। तो जिस किसी को रात में दारू पीने, शबाना आजमी जी का तो किस्सा आपने सुना था ना, तो उनकी तो दारू उन्होंने किसी को दारू के लिए ऑनलाइन पैसे दिए, उसने दारू नहीं पहुंचाई, तो शिकायत कर दी उन्होंने। पूरा ठाकरे परिवार है जो लग गया उनको, जो उनके साथ चीटिंग मुहैया हुई कराने उसको में, खारिज जी करने जी। में। बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ।
और जुल्म हुआ। बताइए, तो बताइए, इसलिए आप लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, दारू नहीं हम पहुंचा रहे हैं। नहीं साहब, हाँ? हम तो कह रहे हैं वो मुसलमान है, और वो कह रहे हैं कि अब हम नास्तिक हैं, हमें दारू पीनी है इसलिए नास्तिक है। कब बदल के मुसलमान बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जी जी तो ये जो तथाकथित एथीस्ट मुस्लिम्स हैं, इनसे साहब मुझे तो बड़ा डर लगता है। जी। कैफी आजमी साहब थे, कैफी आजमी साहब को तो किस्सा आपने सुना ही होगा। उन्होंने तो नज़म लिखी थी कि अगली ईद पाकिस्तान में मनेगी। अच्छा, मुझे और इसकी जानकारी नहीं है, हाँ, हालांकि मैंने उनको बहुत पढ़ा है। अगली ईद पाकिस्तान मेरी किताब में है ना, आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी, वो हिंदी में आने वाली है, नहीं नहीं, पढ़ने की आप, कह रहा हूँ। हाँ हाँ, जी जी। हिंदी ट्रांसलेशन उसका जल्दी ही आने वाला है। नहीं नहीं, मैं ओरिजिनल पढ़ना पसंद करूंगा, वो किताब मैं लेने वाला हूँ अभी। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि जब लूँ, जब मैं लेने के बाद उसको पढ़ना शुरू कर दूं, लेके उसको अलमारी पे न रख दूं, नहीं तो फिर वो लेना बेकार हो जाए। जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप ओरिजिनल में पढ़ लीजिए, उसमें मैंने कोट किया है इनको, हाँ। इनको जी भी जी। कोट किया है, मजाज लखनवी को भी कोट किया है, अपने हमारे मामू जान जावेद हाँ चीचा हाँ, के। चिचा के नाम। जावेद चीचा के जी। मामू जान मजाज हाँ, लखनवी। याद है सर, जी जी। हाँ तो मजाज मजाज लखनवी तो क्या लिखा था, याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त। तो बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने भी लिखी थी कि हाँ क्या है, पाकिस्तान हमारा, ये तराना लिखा था उन्होंने, पाकिस्तान हमारा। अच्छा। जी जी। और जोश मलिहाबादी तो आपको पता ही है, चले गए थे पाकिस्तान, वो तो हाँ नेहरू हाँ जी हाँ। उनको बहुत मनाते रहे, वो चले गए थे पाकिस्तान। हम्म। फिर हमारे ये थे, क्या नाम है, कैफ बनारसी, जी। कैफ बनारसी हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये सारे के सारे यहीं रह गए। और तो छोड़िए, नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे, जी जी। जो बरेलवियों के बड़े आलिम थे, जिन्होंने बरेलवियों का पूरा मूवमेंट लीड किया। हामिद और मुस्तफ़ा रज़ा जो थे वो तो दोनों पीछे थे, अपने आला हज़रत के जो दोनों बेटे थे, सबसे आगे तो जी जी। नईमुद्दीन मुरादाबादी थे। उन्होंने तो वो 11 पॉइंट चार्टर बनाया था, और जब वो पाकिस्तान गए तो उनकी चली नहीं, वापस आ गए मुरादाबाद। हामिद और मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी दोनों जो है वो गए वहाँ पाकिस्तान, उनकी चली नहीं, वापस वापस आ गए भारत। कुछ अलीगढ़ मुस्लिम इसलिए भी यूनिवर्सिटी वाला, लोग आए कि यहाँ भी अपना हिसाब बना लिया जाए, क्यों इंडिया को पूरी तरह से क्लीन चिट कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, वो सज्जाद ज़हीर, यहाँ, हाँ। जिन्होंने पूरा मुस्लिम लीग का कैंपेन चलाया था पंजाब में इलेक्शन में 1946 में, वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश की, पकड़े गए, तो नेहरू जी ने उनको वापस बुला लिया। तो ऐसा तो इन लोगों ने काम किया कि सारे के सारे जो लोग हैं, जो दोगले गद्दार, अच्छा, वो एक वो बात मुझे सारे और के याद है, सारे यहाँ वापस लाके अपने सर के ऊपर बैठा लिए। और वही वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो पूरी यहाँ जी की जो लिबरल जमात है, वो ऐसे ही लोगों के साथ में उनको ही रिप्रेजेंटेटिव मानती है मुसलमानों का, आपको नहीं वो मानती। हमें लगता है लिबरल जमात तबलीगी जमात हो चुकी है। देखिए, वो संविधान वाली जो मैं बात कर रहा था, वो बात भूल गया मैं, कि वहां मुआहदा पे ये उन्हीं लोग से हुआ है इनका, जी सही जी पूछे जी तो। जी। ये ये जिस मुआहदा, मुआहदे की बात करते हैं, वो इन जी। लिबरल, ये फ्रॉड लिबरल हैं जिनको मैं पंचमक्कार बोलता हूँ, उन पंचमक्कारों और अशराफों के बीच में है ये मुआहदा। बिल्कुल स्पष्ट ऐसा लगता है, प्रतीत होता है ऐसा इनके चाल चरित्र से, कि कुछ ना कुछ मुआहदा है जरूर। अब वो जो मुआहदा बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दिन भर बहस करते थे, सवेरे भाग जाते थे पाकिस्तान। देश का कानून, हाँ भारत का संविधान बनाने में बहस कर रहा हूँ, चले जाते थे पाकिस्तान। ऐसे लोगों को वहां जगह दे रखी थी। चलिए, तो ये अब जी आ जाते हैं हम, सवालों को ले लेते हैं लोगों से, उनसे फिर से एक बार आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया लाइक तो कर ही लें। 1600 से ऊपर देख रहे हैं, अभी 400 लोगों ने लाइक नहीं किया है, कर लीजिए भाई। तो उसके अलावा और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंट्रीब्यूशन हमारा पत्रम पुष्पम का लिंक भी मिलेगा वहाँ पर, हमारे जो सोशल मीडिया के जितने भी और हैंडल्स हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे सभी। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आइए अब सवाल जवाब कीजिए। बहुत सारे सवाल आए नहीं, अभी भी पूछ लीजिए, वक्त है।
Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. शशि प्रकाश, यू आर ग्रेट. व्हाट इज कलमा फॉर लीविंग इस्लाम? इस्लाम छोड़ने के लिए कौन सा? रिवर्स कलमा पूछ रहे हैं ये. तो सैयद साहब बताएंगे, पूछता हूँ मैं उनसे किसी दिन. देखिए वहां पे जो है ना, लौटने का रास्ता नहीं है. संजय जी आप इसको जरा बताइए कि इर्तदाद की सजा, मुर्तद की सजा क्या है? लौटने का रास्ता ही नहीं है. ये तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वहां अच्छा. तो अगर कोई डिक्लेयर कर दे कि साहब 4 आदमी मिलकर कह दें इसने कलमा पढ़ लिया है, तो वो उसको कोर्ट भी जो है उसको वापस जाने की इजाज़त नहीं देता. कहता है साहब कि तो वन वे एंट्री है, नॉन रिटर्न वाल्व है ये. अगर जो लोग जानते हैं मैकेनिक्स तो आप समझ लीजिए कि ये नॉन रिटर्न वाल्व ऐसा कहते हैं. लेकिन एक काफ़ी बड़ी संख्या में आजकल मैं देख रहा हूँ एक्स मुस्लिम्स की, वो और उन्होंने खूब सारी यूट्यूब चैनल्स भी चला रखी है. एक तो जी. हम भी बुलाते हैं, और बहुत ही जहीन, बहुत ही नॉलेजेबल लोग. मतलब ऐसी नॉलेज तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे सलमान साहब में भी उतनी नॉलेज है जितनी नॉलेज कुछ जैसे सचवाला साहब जैसे लोगों की जो नॉलेज है वो बिल्कुल गजब की नॉलेज है. मैं तो उनसे सैयद लगातार साहब सीखता नाराज रहता ना हो जाएं और दरवाजे पे पुलिस ना आ जाए. सैयद साहब लोग बहुत मजबूत हैं भारत में. हूं. मैं तो सैयद साहब से कहूँगा भाई आपके कोई अगर ताल्लुकात हो तो उनसे कहिए कि मैं उनसे बहस करना चाहता हूँ मुआहदे के ऊपर कि ये मुआहदा कैसे है. क्योंकि सरदार पटेल का वो जो पूरा स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, वो मैंने अपनी किताब में कोट किया है. तो या तो वो गलत है या ये गलत है, दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकते. जी नेक्स्ट. अग्नीश दास गुप्ता, डज द पसमानदा कम्युनिटी एडवोकेट द अमेंडमेंट ऑफ कुरान और समथिंग एल्स? हाउ इज द फ्यूचर ऑफ इस्लाम पैन आउट सो दैट इट्स सिंक्रेटिक विद अदर्स? देखिए ये इस सवाल से इसी तरह से मिलता जुलता एक सवाल पहले भी पूछा गया था. देखिए पसमानदा को कुरान तो उस हिसाब से पढ़ाया ही नहीं जाता है. मैं डॉक्टर हूँ और सिर्फ कुरान पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा है क्या नहीं ये मैं जानता भी नहीं. इन लोगों ने आपको तो पसमानदा को तकलीद करनी कुरान. है, आप जी. अकल का हाँ. इस्तेमाल तो अलाउड नहीं है. उसमें क्या लिखा क्या नहीं, बस हम उसको पढ़ के उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो अपने बड़े बुजुर्गों जो दुनिया से जा चुके हैं उनको बख्श देते हैं, या नई दुकान खोलते हैं तो कुरान खानी कर लेते हैं, मकान खोलते हैं कुरान. तो ये हमारा वो आध्यात्मिक लेवल में आ जाता है. लेकिन उसकी पढ़ पढ़ के एक एक शब्द की विवेचना और उसको बिल्कुल इस तरह से प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, जैसा कि अभी सैयद साहब पे हम लोग बात कर रहे थे, वो ये लोग करते हैं. तो और वो ये देश संविधान से चलता है, कोई शरिया कुरान से नहीं चलता है. तो अगर कोई धार्मिक पुस्तक है पढ़ रहा है उसको पढ़ के रख दिया तो उससे बहुत कुछ बवाल नहीं होने वाला. बवाल तब होता है जब उसका पोलिटिकलाइज करके एक प्रेशर ग्रुप बना के और इस तरह की बात की जाती है. तो ये बिल्कुल फिर वो टू नेशन थ्योरी और ये वो सब के लिए बैकग्राउंड बनाया जाता है, हदीसें ली जाती है, गजब हिंद और फलाना ढिमकाना है. जब हमने एक सेकुलर संविधान बनाया, एक सेकुलर देश है और सबको अपने धर्म के मानने की आजादी, मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए, उससे किसी हिंदू को कोई एतराज नहीं. लेकिन आप साहब तबलीगी जमात इस्लामी रेडिकलाइज करेंगे और इस तरह की बात करेंगे कि जो है मैं फतवे देंगे कि किसी को आप वोट नहीं दे सकते हो, हराम है, सुअर खाने के बराबर है. तो ये कंडेम होना चाहिए और इसको जो है इस पे सरकार को, भारतीय जनमानस को और सबको खड़ा होकर इसका विरोध करना चाहिए. सरकार जैसे इस तरह के कंडेम करती है उसकी कार्रवाई करती है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. और हम लोगों को भी एक एक भारतीय नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए. और विरोध में सबसे बड़ा तो यही है जो संजय जी बार बार कहे, कम से कम लाइक आप नहीं कर पा रहे हो तो विरोध क्या करोगे? हजरत सामने आ जाएंगे तो आप तो कांपने लग जाओगे. तो विरोध ये भी है कि इस वीडियो को 22 मैं समझता हूँ 25,000 उस वीडियो को देखा गया, 25 करोड़ आप इस वीडियो को देखे उसके विरोध कर, तो मौलाना की ऐसी खटिया खड़ी हो जाएगी, भाग लेंगे पाकिस्तान या अफगानिस्तान, आजकल जहां उनको समझ में आए शेरवानी वरानी लेके भाग जाएंगे. तो हम तो विरोध तो करें मजबूती के साथ, उनको हवा नहीं देना, उनको पता चलना चाहिए कि इस देश में इस तरह की बात नहीं की जा सकती. जी जी नेक्स्ट. प्रवीण खासे, हमारे लॉबिंग का फर्क पड़ रहा है. योगी जी अपॉइंटिंग पसमानदास, मोदी जी ऑल्सो अपॉइंटेड सिख फॉर माइनॉरिटी कमीशन. नेक्स्ट टारगेट
माइनॉरिटी जी जी। मिनिस्टर। मैं इसका क्रेडिट जो है संजय दीक्षित साहब को देना चाहूंगा। अरे जब से आपने मुझको बात शुरू किया है, नहीं नहीं, हमारे पूरे संगठन में इस बात की चर्चा है कि यार संजय साहब ने तुमको बैठा बैठा के ऐसा माहौल बना दिया है कि उस पे लोग डिसीजन लेने लगे। हमने कहा ये एक अच्छी बात है, और संजय दीक्षित साहब राष्ट्र निर्माण को लेके देश के लिए चिंतित हैं। इसीलिए वो हमको मौका भी देते हैं उस बात को, इस विमर्श को। उन्होंने तो पहले से अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास बना, उन्होंने पहले से अपनी डायग्नोसिस बना के रखी हुई कि इस बीमारी क्या है और इलाज क्या है। तो निश्चय ही उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। अभी देखिए मदरसा बोर्ड का, हालांकि जो मदरसा है उर्दू की जो राजनीति है उसको हम लोग अशरफिकल राजनीति, उसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी मदरसा बोर्ड है और जो उर्दू बोर्ड है, दोनों पसमानदा बना गए। एक तो योगी जी के क्षेत्र के ही हैं, खैरुल वरा साहब जो है, और एक बनारस के हैं। दोनों पसमानदा समाज से आते हैं और उनको बनाया गया। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है। और जो माइनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश में बनी उसमें आप देख लें, या अभी जो सेंटर सिख को बनाया गया उसको हम लोगों ने, पसमानदा आंदोलन ने बड़ा उसका वेलकम भी किया है। तो देखिए जब आप कोई बात करते हैं और वो बात सच होती है, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि हम लोगों ने जो मुस्लिम मंच का जो काउंटर किया है, हम लोगों ने साफ कहा इस मंच से हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं चाहिए और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी चाहिए। इस देश में मुस्लिम मुस्लिम नाम से जब जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अंत्योदय का कार्यक्रम चल रहा है ना, जो उसका हकदार है वो उसको अंत्योदय होगा, उसको उसको मिनिस्ट्री मिलाएंगे। मुसलमान नाम पे क्या कोई धर्म बैकवर्ड होता है क्या? इस्लाम बैकवर्ड है कि इस्लाम दलित है? ऐसा होता है क्या कि सिख दलित है और धर्म नहीं होता? उसके मानने वाले अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, सरकारें प्रोग्राम बनाती है, सेकुलर देश है। तो आप और भी तो धर्म के लोग रहते हैं। वो जब सिख सिख नहीं करता है, जैन जैन नहीं करता है, बहुत आप क्यों दिन भर मुस्लिम मुस्लिम करते हो? मीडिया भी मुस्लिम मुस्लिम करता है। भाई जो उसमें कमजोर है, दबे कुचले, उनको आप ले आइए, उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे आप कीजिए। तो निश्चय ही इस मंच का प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए जब आप सच बोलेंगे तो आज नहीं कल लोगों को सच को स्वीकार करना पड़ता है। सूरज की रोशनी को, चमक को आप बहुत दिन तक नहीं रोक सकते हैं, और अंधेरे को चीरते हुए निकल जाता है। और संजय जी का ये जयपुर डायलॉग और ये मंच उसी सच की रोशनी को लेके आगे चल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि अंधेरा छट रहा है। और जहां तक माइनॉरिटी मिनिस्टर की बात है कि वैसे तो वो शिया है लेकिन सैयद है, और जी जी उनके सबसे नजदीकी दोस्त है जफर सरेश वाला, जी नंबर 1 के तबलीगी। तो अब आप समझ सकते हैं तो जी। कैसे चलेगा। इसलिए मैं आपसे सहमत हूँ, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी जो है छोटी माइनॉरिटी को बनाओ भाई। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो माइनॉरिटी की है, लेकिन विद इन माइनॉरिटी छोटी माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। सब कुछ सबसे बड़ी माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। हाँ, ये पाकिस्तान भी पॉलिटिक्स चाहिए और यहाँ मंत्रालय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इन्हीं को। मैंने तो स्वागत किया था जब मोदी जी ने सिख को जी जी बनाया, और मैंने तुरंत स्वागत पे और उसका वीडियो बना के डाला। ये चलिए ये अच्छा काम हुआ। अब ये इसमें कहीं हमें क्रेडिट मिले नहीं मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं। राष्ट्र के हित में जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे, और राष्ट्र के विरोध में जो कुछ भी होगा वो कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे। जैसे हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का विरोध करते हैं, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नीति है मुस्लिमों के प्रति उसका हम विरोध करते हैं, और स्पष्ट रूप से करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से भ्रमित नीति है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विलास जी धन्यवाद आपको। लेजी पोटैटो, अच्छा घर वापसी का बजट दिया मुझको इन्होंने 189। जी जी थैंक यू, धन्यवाद जी। नेक्स्ट शशि प्रकाश जी, व्हाट विल हैपन इफ मुस्लिम फ्लैग इज फ्लाइंग अबव चर्चेस एंड गुरुद्वारास ओवरनाइट? विल दिस ग्रेट एक्ट डेमोन्स्ट्रेट सेक्युलरिज्म और फायरवर्क्स? ये सब टेढ़ा सवाल है। हाँ, मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या इस तरह की घटना कहीं हुई है क्या कि चर्च पे या नहीं, गुरुद्वारा पे? ये तो कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ, अगर ऐसा होता है तो? अगर ऐसा हो कि सब लोग जो है जी ये जी अचानक चर्च और गुरुद्वारा अपने पे मुस्लिम फ्लैग करा रहे हैं, तो क्या ये सेक्युलरिज्म के प्रति एक बड़ा भारी कार्य होगा? नहीं देखिए, एक तो ये इस तरह की बात होनी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अंधी तुष्टिकरण होता है ना, तो उसमें
कोई भी सरफिरा पागल इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन ये जो अच्छा देखिए, हमने कहा कि मीडिया भी, मेन स्ट्रीम की मीडिया में भारतीय जनमानस भी इसी तरह की लोगों की को जब आप लाइन देंगे, इसी तरह के लोगों की जब आप प्रशंसा करेंगे, तो जो इसके विरोध की आवाज, जैसे पसमानदा आंदोलन जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध की आवाज है, लेकिन आप जब अशराफ के मुस्लिम सांप्रदायिकता को आप जगह दोगे, उन्हीं की वाहवाही करोगे, तो फिर वो जो विरोध की आवाज है ना, वो दबने लगता है, डिमोरलाइज होने लगता है, तो वो फिर उसके पीछे आ जाता है। इसको बहुत समझने की जरूरत है। संजय दीक्षित साहब इस बात को समझते हैं और स्पष्ट रूप से इस बात को कहते भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह, और सेकुलर जो ढांचा है उसको बना के रखना चाहिए, जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए, देश किसी की भी उससे नहीं चलना चाहिए। जी, बट विल ग्रेट एक्ट विल डेमोन्स्ट्रेट नेक्स्ट जी। अग्नीश दास गुप्ता एग्रीड, बट अगर फंडामेंटल चेंज आए तो प्रेशर ग्रुप्स भी नहीं मिलेंगे, तब एक फ्यूचर सोसाइटी के लिए ऐसे विचारधारा भी तो सही नहीं है। मैं समझा नहीं सवाल क्या कर रही है। इसका पीछे का लिंक जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, जरा पीछे का लिंक दीजिएगा, इसके पीछे का क्या लिंक है। डेस्क, अगर आप सुन रहे हैं तो चलिए, तब तक मुझे लगता है अगला सवाल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। फयाज सर प्रणाम, व्हाई कांट यू रिटर्न टू सनातन, ये बार बार सवाल पूछा, बहुत प्रणाम। हर प्रोग्राम में एक बार आ जाता है। जी 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 जी, इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है। और ये देखिए ये व्यक्तिगत रूप से तो हो सकता है, अगर कोई किसी धर्म में जाना चाहता है, और ये काफी धार्मिक सवाल है, लेकिन एक पूरा आंदोलन और उसको जो है वो थोड़ा सा संभव भी नहीं है। और अगर हम देखिए, बाबा कबीर को भी इसीलिए इन लोगों ने डिस्क्रेडिट किया कि वो हिंदू हैं, तो ताकि वो उनकी जो आवाज है मुस्लिम कट्टरता, मुस्लिम कट्टर, मुस्लिम सांप्रदायिकता, तो वो ये तो चाह ही रहे हैं। देखिए, हमसे कहा ही जा रहा है, ये अशराफ हमसे दिन भर कहता रहता है कि तुमको जब हिंदू समाज अच्छा लग रहा है, हिंदू समाज की तारीफ कर रहे हो, भारतीय संविधान और भारतीय देश बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं तुम हिंदू हो जा रहे हो। तो जो हमारा हिंदू भाई हमको अपने धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ बुला रहा है, तो उसकी नीयत बहुत अच्छी है। वो देख रहा है कि जब ये हमारे मूल का है, हमारे भारतीय मूल का है, सभ्यता संस्कृति से जुड़े ये लोग हैं, तो क्यों नहीं अपने मूल धर्म में रहे। उसकी नीयत साफ है, वो जाए ना जाए वो एक अलग बात है। लेकिन जब अशराफ हमको धक्के देके उधर बता रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि एक दो गुलाम जो खड़बड़ खड़बड़ कर रहे हैं ना, इनको निकाल के बाहर फेंको, ताकि और जो 90% हमारे पास गुलाम है, 13 से 15 करोड़, वो डिस्टर्ब ना हो। जब चाहे हम उनको फुट सोल्जर की तरह यूज कर सके भारतीय सरकार के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के खिलाफ। और जो है देखिए, दलित मुस्लिम एकता भी करते रहते हैं, और मायावती जी के बारे में अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो ये वो करते थे, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं दिन भर, और इतनी जितनी जो है, मैंने तो पूरे डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। तो मैं वही कह रहा था, तो ऐसे हुए हैं मॉब लिंचिंग के, उसको लेके पूरी दुनिया में फैलाते रहते हैं, और कम से कम 150 केस ऐसे हैं जिसमें जय मीम ने जय भीम की लिंचिंग की है। बताइए जिसमें अभी इस पे कोई आवाज नहीं हुआ है, अभी अच्छा अलवर में हुआ है, जयपुर के पास। तो मैं ये कह रहा था विलास जी कि समाज के अंदर से जब उसकी आवाज आएगी, तब उस पर ज्यादा अच्छे से चोट पड़ेगी। इसीलिए हमको ये बाहर करना चाहते हैं। और कुछ लोग बौद्ध होने के लिए भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जैसे जाति उत्पीड़न थी हिंदू धर्म में, तो अंबेडकर जी बौद्ध हो गए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इधर आ जाइए। तो देखिए, धर्म जो है ना बहुत ही व्यक्तिगत होता है, और जब दिल में उतर जाएगी, अगर आपको सनातन धर्म जिस दिन दिल में उतर जाएगा, तो आप हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद उसी दिन फिर सनातनी बनते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में आप पैदा हो गए, सनातन धर्म में पैदा हो गए, तो वो दिल में उतरने वाली बात है। तो जिसको जो आएगा वो कर लेता है। एक सामाजिक आंदोलन है, और इसमें अगर कोई जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आंदोलन, मेरा स्पष्ट मानना है कि समाज के अंदर से मजबूत आवाज, और मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है, इस पे चोट करनी चाहिए मजबूती के साथ, सबको मिलके। वैसे फयाज भाई, आपके जो कई सारे जो चिंतक हैं पसमानदा में भी, जी, उनका भी जो दृष्टिकोण है वो जाति के प्रति स्पष्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो जो है उसको वो जो उनको ये कह सकते हैं कि कोई यदि ये सिद्ध कर दे कि किसी भी भारतीय
शास्त्र में या भारतीय जो आपके जो बड़ी पुस्तक है जिनको सब मानते हैं, और मैंने उसमें मनुस्मृति को भी शामिल कर रखा है। हालांकि मनुस्मृति किसी के घर में नहीं पाई जाती। मैंने एक सर्वे किया था, उसमें पता चला मनुस्मृति अच्छा 1000 लोगों का, उसमें मनुस्मृति सिर्फ 4 लोगों के पास पाई गई, और वो चारों के चारों जो थे वो अम्बेडकराइट थे। तो किसी भी सामान्य घर में आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी, हनुमान चालीसा सबके यहाँ मिलेगी। तो ये जो पूरा का पूरा, जो मैंने तो 6 लाख रुपए का इनाम बांध रखा है। जो भी मैंने एक दिन प्राइवेट बात हो रही थी, कुछ लोग थे, हिंदू मुसलमान सब थे, तो हमने कहा संजय दीक्षित साहब ने तो यार 6 लाख रखा हुआ है, कोई जाग क्यों नहीं ले रहा है? मुझसे बात करके मेरा दिमाग तुम लोग खा रहे हो यार, वो दे रहे 6 लाख, जाओ कर दो ना, जी मजा आ जाएगा। तो देखिए, नस्लवाद जो है अरब समाज में भी था, ईरान समाज में भी था, उसको वहां तो लेके साफ यहाँ साफ आए लिखा हैं। हुआ है ना, क्या है वो जी मेन अल कुरैश क्या है वो? वो हदीस है बुखारी शरीफ की, अल-अइम्मतुल मिनल कुरैश, अइम्मतुल मिनल कुरैश की अइम्मा जो है, जो अमीर है, जो लीडर है या खलीफा कह लीजिए, जो भी शासक है वो कुरैश से होगा। अइम्मतु मेन बिन अल मिन कुरैश, अल कुरैश, हाँ, ये कुरैश साफ एक साफ ट्राइब है, लिखा हुआ है। जनजाति है। जी आप जी कहीं भी बता दीजिए कि किसी भारतीय शास्त्र में, गीता में, वेदों में, आपके पुराणों में, आपके ब्रह्म सूत्र में, उपनिषद में, कहीं निकाल दिए लाके मुझको 6 लाख रुपए। क्योंकि जो सारा का सारा जो वर्ण की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से कर्म आधारित है। अब ये कई बार उसको जो है कहते नहीं था, बस जहाँ पैदा हो गए वो फाइनल है। बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं। और ऐसे तो सब आपको इस तरह की तो जाति व्यवस्था जिसको कहते हैं वो तो हर समाज में है। वर्ण व्यवस्था बताओ आप। ये तो इसलिए 6 लाख रुपए का इनाम है। आप बता दीजिएगा आपके जो पसमानदा चिंतक हैं उनको, जी जी दोबारा बता दीजिएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल। अशराफ वर्ग गद्दार है तो पसमानदा मुस्लिम उनको फॉलो क्यों करते हैं? अगर पसमानदा भी योगी से फ़ायदा लेकर वही करे तो तब क्या? ये एक बड़ी समस्या है और इस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। ये जो जयपुर डायलॉग पे संजय सर के साथ जो हम लोग बात करते रहते हैं, ये इसी सवाल का जवाब हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये जो फूड सोल्जर बन के उनके पीछे चला जाता है वो क्यों है? जब वो अपने सभ्यता संस्कृति, देखिए भोजपुरी बोलने वाला, मैथिली बोलने वाला, अवधी बोलने वाला, ब्रज बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, पसमानदा से पूछे कि तुम्हारी जुबान क्या था, कहता उर्दू है। अपनी माँ से वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करता है। इस तरह का अशराफवाद का एक औरा और ये जो भौकाल बना हुआ है, जिस टिन्यूशन थ्योरी और इस तरह वो रेडिकलाइज करते हैं तबलीगी जमात में ले जाके, और भी जो इस तरह के इस्लामिक संगठन है। लेकिन आप एक देखेंगे कि भारतीय जनमानस और मीडिया उन्हीं शेरवानी पहनने वालों को, अच्छी आयन गैन बोलने वाले को इज्जत मिलती है, तो जो डाउन टोडन समाज है वो भी एक कई एक फैक्टर है उसमें। एक फैक्टर ये भी है, लेकिन मैं अपने को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं फैयाज अहमद फैजी की गलती है कि जो पूरे मुसलमानों का 90% जो देशज पसमानदा है वो अशराफ का पिछलग्गू बना हुआ। मैं इसको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ और मैंने अपना मकसद बनाया कि मैं जहन साफ करूंगा और हम लोग काम कर रहे हैं निश्चय ही। और संजय सर और इस तरह के लोग जो इसको मौका दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम तक की बात लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आपने रिजल्ट भी देख रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार में भी ये बहुत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो हम नाउम्मीद नहीं है, हम आशान्वित है, काम कर रहे हैं और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी तो हमने 1-2 कदम ही रखा है, निश्चय स्थिति बदली होगी एकदम साफ दिल होके। और हम भारत के लोगों ने बड़े बड़े काम किया है, सिकंदर को भी यहाँ से भागना पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अशराफवाद पे अगर हम लग जाए उनको भगाने के लिए तो अशराफवाद यहाँ से भागेगा, खूब आसानी से बिल्कुल, काम होगा। बस हम भाग इसको ले अशराफ लें। भाग, जी 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 नया नारा देंगे हम, भाग अशराफ भाग। हाँ, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में, अरबी है तो अरब में जा। और क्या क्या कर रहा है, हमारे सर पे क्यों बैठा है? बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट,
दिलीप कुमार जी, श्री संजय जी, फयाज जी, लॉट्स ऑफ एडमिरेशन फॉर ब्रिंगिंग अप दीज अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग दीज ग्रुप्स एंड वॉइस। बहुत दिलीप बहुत जी, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, विलास फयाज सर agreed with your answer, we support you. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Next, Sharad Kumar, even BJP is saying they also want Muslim vote. It's with Dubey encountered but Ansari and Atiq survive. यार देखो, विकास दुबे के एनकाउंटर को आप सपोर्ट करोगे, उसको अपोज करोगे, तो मैं तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं खेद सहित कहना पड़ता है, विकास दुबे को कोई ब्राह्मण मानता है तो आज जान लो सबसे अधिक हत्याएं उसने ब्राह्मणों की की। कैसा ब्राह्मण? राक्षस था, रावण था। हमारे यहाँ तो रावण को कोई पूजता है क्या? ये बताइए शरद जी, आपने इतिहास में अच्छा कभी जवाब रावण दिया को पूजते सुना? रावण अग्निहोत्री ब्राह्मण था, उसको क्यों नहीं पूजते? भगवान राम की पूजा क्यों करते? कर्मों के कारण। इतनी सीधी सी बात तो हमको समझनी चाहिए। नेक्स्ट। बहुत संजय जी, मैं बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और इस जवाब को उससे भी जोड़ा जा सकता है, वो जो मनुस्मृति वर्णन वाली आप बात कर रहे थे कि कर्म जो है प्रधान है। तो वो है। अब तो आप महाभारत में तो कितनी जगह है, अजगर पर्व में अजगर वाली एपिसोड है, यक्ष प्रश्न वाली एपिसोड है, भगवत गीता में 50 जगहों पे लिखा। अब लोग उसको नहीं करके वो कहीं से कुछ पकड़ लाएंगे इधर उधर का, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी। फयाज सर, अनिमा तिवारी जी कह रही हैं, फयाज सर बहुत अब बहुत आपका बहुत इस्तेमाल धन्यवाद करते हैं, आप आपका। सच्चे हिंदुस्तानी हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फयाज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।